बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के इस अगले अंक में हम आपके साथ लेकर आए हैं दोस्तों व्यक्तिगत भिन्नताओं का शैक्षिक महत्व। पिछले अंक में हमने जानने का प्रयास किया था दोस्तों कि किस प्रकार से लिंग भेद और हमारे वातावरण में अनेक प्रकार की जो विभिन्नताएं पाई जाती हैं वह किनके कारण होती है। तो अब जो व्यक्तिगत जो भिन्नता है वह शैक्षिक महत्व क्या है उसमें हम देखें तो उपर्युक्त भिन्नताओं का ज्ञान प्राप्त करके शिक्षक अपने छात्रों का अवर्णनीय हित कर सकता। अवर्णनीय मतलब जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता, अनेक प्रकार का उनका हित कर सकता है, मतलब भला कर सकता है, और साथ ही साथ शिक्षा के परंपरागत स्वरूप में क्रांतिकारी परिवर्तन करके उसे बालकों की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुकूल बना सकता है। तो नंबर 1 इसमें हम देखेंगे व्यक्तिगत में छात्र वर्गीकरण की नवीन विधि। क्या देख रहे हैं दोस्तों, हम इसमें छात्र वर्गीकरण की नवीन विधि के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के लिए आने वाले बालकों में केवल आयु का अंतर ही नहीं होता है बल्कि उनमें शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक अंतर भी होता है। अलग अलग शरीर होता है, उनकी मानसिक स्थिति अलग अलग होती है और उनका संवेगात्मक स्तर अंतर अलग अलग होता है। शारीरिक बनावट माता पिता के कारण और मानसिक वातावरण के कारण और संवेगात्मक स्तर भी वह पारिवारिक रूप से बदलता है। तो अतः उनको परंपरागत विधि के अनुसार कक्षाओं में विभाजन करना सर्वथा अनुचित है। अनुचित का मतलब वह परंपरागत जो विधि चली आ रही है उसमें हम विभाजन करके उनको पढ़ाएंगे तो यह बिल्कुल ही गलत तरीका हो सकता है और होता ही है। वस्तुतः उनकी विभिन्नताओं के अनुसार उनका विभाजन समरूप समूहों के आधार पर करना चाहिए, जिसमें हम देख सकते हैं दोस्तों होमोजीनियस ग्रुप में किया जाना चाहिए। प्रत्येक कक्षा को श्रेष्ठ, सामान्य और निम्न मानसिक योग्यता वाले बालकों के 3 समूहों में विभाजित किया जाना चाहिए। अमेरिका में अधिकांश स्कूलों में इसी प्रकार का विभाजन है। हम देखें नंबर 2 में हमारे सामने है दोस्तों कि कक्षा का सीमित आकार कैसा हो। जब कक्षा में छात्रों की संख्या 40 या 50 होती है तब शिक्षक के लिए उनसे व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करना असंभव हो जाता है, क्योंकि बालकों की संख्या 40-50 बहुत ज़्यादा होती है। इतने बालकों में एक शिक्षक उनको ठीक प्रकार से व्यक्तिगत रूप से नहीं मिल पाता है। अतः मनोवैज्ञानिकों का मत है, उनका कहना है कि कक्षा में छात्रों की संख्या लगभग 20 होनी चाहिए। राज महोदय का मत है कि प्रत्येक अध्यापक की संरक्षकता में छात्रों की संख्या इतनी कम होनी चाहिए कि वह उन्हें व्यक्तिगत रूप से भली भांति जान सके और ठीक प्रकार से उनका विकास कर सके, डेवलपमेंट कर सके। तीसरा हमारे पास व्यक्तिगत पद्धति में आता है शिक्षण पद्धति में परिवर्तन। शिक्षण पद्धति में परिवर्तन कैसा कि सभी बालकों के लिए एक ही प्रकार की और घिसी पिटी शिक्षा पद्धति का प्रयोग करना बिल्कुल भी गलत है दोस्तों, और अमनोवैज्ञानिक भी है यह। और इस बात की परम आवश्यकता है कि बालकों के व्यक्तिगत भेदों के अनुसार, अलग अलग भेद के अनुसार शिक्षण पद्धतियों में यथाशीघ्र परिवर्तन किया जाए और शिक्षक की ये नवीन विधियां गतिशील, क्रियात्मक, मनोवैज्ञानिक होनी चाहिए। गतिशील मतलब वह आगे और भी बालकों में रोचकता उत्पन्न करे, क्रियात्मकता उत्पन्न करे, ऐसी मनोवैज्ञानिक विधि होनी चाहिए और वह टीचर समय परिस्थिति के अनुसार बालकों की पढ़ा सके। नंबर 4 गृह कार्य की नवीन धारणा कैसी होनी चाहिए। यह व्यक्तिगत भिन्नता में भी है निर्भर करता है कि प्राचीन प्रथा के अनुसार जब बालक को एक सा गृह कार्य देना उनके प्रति अन्याय है। एक सा गृह कार्य उनको नहीं देना चाहिए। आवश्यकता इस बात की है कि गृह कार्य देते समय उनकी क्षमताओं, योग्यताओं का पूर्ण ध्यान रखा जाए और इस दृष्टि से मंद बुद्धि और तीव्र बुद्धि बालकों को दिए जाने वाले गृह कार्य में अंतर किया जाना विवेक का प्रतीक है। और इस प्रकार शिक्षक अपने छात्रों को पहचान कर उनके हिसाब से गृह कार्य निर्धारित कर सकता है। नंबर 5 है, हमें यहाँ पे देखें तो शारीरिक दोषों के प्रति ध्यान। शिक्षक को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि बालकों में किस प्रकार के शारीरिक दोष हैं। जैसे आधुनिक शिक्षा की मांग है कि बालकों के शारीरिक दोषों और असमर्थताओं के प्रति ध्यान दिया जाए ताकि वे अपनी आवश्यकताओं के अनुकूल शिक्षा प्राप्त करने से वंचित ना रह जाएं। और इस संबंध में स्किनर के 4 सुझाव दिए गए हैं। हमारे मनोवैज्ञानिक हुए हैं स्किनर, उनके सुझाव को हम देखें तो
जिन बालकों को कम दिखाई या सुनाई देता है उन्हें कक्षा में सबसे आगे बैठाया जाए और निर्बल और कुपोषित बालकों के लिए विश्राम के घंटे निश्चित किए जाएं। जो कि कमजोर हैं, कुपोषित हैं, उनको ठीक प्रकार से खाना नहीं मिल पाया है, और ऐसे बच्चों को आराम की ज़रूरत होती है, तो उनको कुछ घंटे सोने के लिए क्लास में दिया जाए। और प्रत्येक बालक की डॉक्टरी जांच की जानी चाहिए और की जाए, और प्रत्येक विद्यालय में डॉक्टर की नियुक्ति की जाए। तो दोस्तों, यह जो हमने देखे, यह हमारे स्किनर साहब की विचार हैं, 4 उनके निर्देश हैं कि इसके अनुसार यदि हम करते हैं तो बालकों में शिक्षा का स्तर भी बढ़ता है। लिंग भेद के अनुसार शिक्षा। लिंग भेद के कारण बालकों और बालिकाओं की रुचियों और क्षमताओं और योग्यताओं और आवश्यकताओं आदि में पर्याप्त अंतर होता है, और जैसे जैसे वे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे यह अंतर अधिक स्पष्ट होता जाता है। इस दृष्टि से प्राथमिक कक्षाओं में उनके लिए समान पाठ्य विषय हो सकते हैं, पर माध्यमिक कक्षाओं में इन विषयों में अंतर की स्पष्ट रेखा का खींचा जाना आवश्यक है, और यह अभी तक हुआ नहीं है। नंबर 7 में हम देख सकते हैं दोस्तों कि पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण। विभिन्न आयु के बालकों एवं बालिकाओं की रुचियों, सम्मानों और अभिवृत्तियों और आकांक्षाओं में इतना अधिक अंतर होता है कि सबके लिए समान पाठ्यक्रम का निर्माण करना उनके प्रति अन्याय करना है। अतः पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए और उसमें इतने विभिन्न प्रकार के विषय होने चाहिए कि किसी भी बालक बालिकाओं को अपनी इच्छानुसार विषय का चयन करने में किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। सारांश यह है कि बालकों की व्यक्तिगत भिन्नताओं का शिक्षा में अति महत्वपूर्ण स्थान होता है, और इन भिन्नताओं का ज्ञान प्राप्त करके शिक्षक अपने छात्रों को विविध प्रकार के लाभ पहुंचा सकता है। स्किनर मनोवैज्ञानिक के मतानुसार यदि अध्यापक उस शिक्षा में सुधार करना चाहता है जिसे सब बालक अपनी योग्यता का ध्यान किए बिना प्राप्त करते हैं, तो उसके लिए व्यक्तिगत भेदों के स्वरूप का ज्ञान अनिवार्य है। यह हमारे स्किनर के अनुसार कहा गया। दोस्तों, हम इसमें देखें, इसी पाठ के अनुसार हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न को भी हल करने का प्रयास करें। कोई 2-3 प्रश्न है दोस्तों, तो देखें। शरीर के आकार और स्वरूप, शारीरिक कार्यों की गति संबंधी क्षमताओं, बुद्धि, उपलब्धि, ज्ञान, रुचियों, अभिवृद्धियों और व्यक्तियों के लक्षणों में माप की जा सकने वाली विभिन्नताओं की उपस्थिति सिद्ध की जा चुकी है। यह किसका कथन है? यह देख लेते हैं दोस्तों, किसका कथन है? हमारे स्किनर का है, टायलर साहब का, या मन का है, या क्रो एंड क्रो का है? किसका है दोस्तों? टायलर नामक मनोवैज्ञानिक का यह कथन है। दूसरा प्रश्न हम देखें इसमें, तो विद्यालय का यह कर्तव्य है कि वह प्रत्येक बालक के लिए उपयुक्त शिक्षा की व्यवस्था करे, भले ही वह अन्य सब बालकों से कितना ही भिन्न क्यों ना हो। किसने कहा था? क्रो एवं क्रो ने, मॉर्स एवं बिने ने, और रॉस एवं टायलर ने। किसने कहा था दोस्तों? यह क्रो एवं क्रो ने कहा था कि यह उनकी अलग से व्यवस्था की जानी चाहिए। प्रश्न क्रमांक 3 हमारे सामने है दोस्तों, तो बालकों की विभिन्नताओं के चाहे जो भी कारण हो, वास्तविकता यह है कि विद्यालय को विभिन्न पाठ्यक्रमों के द्वारा उनका सामना करना चाहिए। यह किसकी परिभाषा है दोस्तों? स्किनर की है, मोर्स एवं बिनो की है, या क्रो व क्रो की है, या गैरिसन व अन्य की है? किसकी है दोस्तों? यह हमारे स्किनर साहब ने कहा है कि बालकों की भिन्नताओं के चाहे जो भी कारण हो, वास्तविकता यह है कि विद्यालय को विभिन्न पाठ्यक्रमों के द्वारा उनका सामना करना चाहिए। यह जो हमारे द्वारा सीरीज चलाई जा रही है दोस्तों, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, अब तक हमने 37-38 वीडियोस डाल चुके हैं दोस्तों, और आपके लिए यह बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगी। प्रायः शिक्षकों के लिए सबसे ज़्यादा लाभकारी है, क्योंकि शिक्षकों को यह जानना जरूरी है कि बालकों को किस प्रकार से हम पढ़ाएं और किन मेथड का उपयोग करें जिससे कि बालक नए स्तर और आयाम को प्राप्त कर सके। यह उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एवं जो कंपटीशन एग्जाम कर रहे हैं, जिनको बाल विकास और शिक्षा शास्त्र उनके लिए विशेष ज़रूरी है, वह भी इस सीरीज़ से अपना लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कर हमको बताएं कि यह जो सीरीज़ है इनमें क्या क्या सुधार करना चाहिए, और वह सुधार हम सुनिश्चित करेंगे। तो दोस्तों, इसी प्रकार हमारी बातों को आपने हम ध्यानपूर्वक सुना, और इस वीडियो को आपने बड़े मन लगाकर जानने का प्रयास किया। आपके अंदर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। धन्यवाद।